गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन राजस्थान के इतिहास के संबंध में बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश का इतिहास। अब तक अपन ने जो बातें की है उसमें यही बात निकल कर सामने आती है कि राजस्थान के इस इलाके पर यत्र तत्र चौहानों का साम्राज्य विस्तारित था। सबसे प्राचीन जो चौहान वंश था वो था अजमेर का या साकंबरी का चौहान। इसके अलावा एक प्रसिद्ध चौहान वंश हुआ जालोर का, एक हुआ रणथंभौर का। इसके अलावा हाड़ौती में भी चौहानों का साम्राज्य रहा है। जो रणथंभौर के चौहान थे, इन चौहानों की शाखा का जन्म या विकास, या हम यूं कह सकते हैं कि विस्तार अजमेर से ही हुआ था। जब 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध के पश्चात जब अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और यहीं से शाकंभरी या अजमेर के चौहान वंश का अंत होता है। और जो अजमेर के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था गोविंदराज, इन्होंने आखिरकार रणथंभौर के चौहान वंश की नींव डाली, या यूं कहें कि अपने साम्राज्य की स्थापना उन्होंने रणथंभौर में की थी। आज हम इन्हीं रणथंभौर के चौहान वंश के इतिहास की चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रीट्स जैसी परीक्षाएं आने वाली है और ये वीडियोस आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि पिछली रीट में भी ये शानदार ये जो वीडियो थे उनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं रणथंभौर के चौहान शासक। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने की थी। अपने जो अजमेर के इतिहास के ऊपर चर्चा करते हैं, आप वीडियो देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि युद्ध के पश्चात जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है, तब मोहम्मद गोरी ने अजमेर का सूबेदार पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को नियुक्त किया था और 1192 से 1194 ईस्वी तक 2 साल तक गोविंदराज ने अजमेर की सूबेदारी की थी। इसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गोविंदराज ने रणथंभौर में अपने वंश की नींव डाली या रणथंभौर पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। गोविंदराज की यहाँ पर चौहान वंश स्थापित करने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सहायता की थी। 1192 से 1194 तक 2 साल गोविंदराज अजमेर का सूबेदार रहा। 1194 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया और इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को रणथंभौर दिलाने में सहायता की और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गोविंदराज ने रणथंभौर पर चौहान वंश के साम्राज्य की नींव रखी थी। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर का परगना जागीर के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए गोविंदराज को चौहानों की रणथंभौर शाखा का संस्थापक माना जाता है। ये जो जागीर थी ये भी मोहम्मद गोरी या यूं कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को प्रदान की थी। रणथंभौर का परगना इसको जागीर के रूप में प्रदान किया था और यहीं पर गोविंदराज ने अपने साम्राज्य की नींव डाली और इसी कारण से गोविंदराज को चौहानों की रणथंभौर शाखा का संस्थापक भी माना जाता है। 1226 ईस्वी में रणथंभौर का शासक वाल्हन या वल्लन देव था, यानी कि गोविंदराज ने 1194 ईस्वी से लेकर के 1226 ईस्वी तक रणथंभौर पर शासन किया। 1226 ईस्वी में रणथंभौर के अगले शासक बनते हैं वाल्हन। इनको वाल्हन या वल्लन देव भी कहा जाता है। इनके काल में दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने आक्रमण किया तथा रणथंभौर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। जब वल्लन देव रणथंभौर का शासक हुआ करता था 1226 ईस्वी में, इस समय इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। वल्लन देव पराजित हुआ और रणथंभौर दुर्ग के ऊपर इल्तुतमिश का अधिकार स्थापित हो गया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वीर नारायण के पुत्र बागभट ने वापस रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जब वल्लन देव इस युद्ध में पराजित हो गया
और पराजित होने के पश्चात इल्तुतमिश का शासन यहाँ पर स्थापित हो गया 1226 ईस्वी में। 1226 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक 10 साल तक इस रणथंबोर दुर्ग पर इल्तुतमिश का अधिकार रहा। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वीर नारायण के पुत्र बाघ भट्ट इन्होंने फिर वापस रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की शासिका इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बनी, जो इतिहास में रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान ने आखिरकार दिल्ली की कमान संभाली थी। रजिया सुल्तान ने वापस रणथंबोर पर कब्जा करने के लिए अपने सेनापति मलिक कुतुबुद्दीन हसन को भेजा। रणथंबोर पर हसन कब्जा करने में नाकामयाब रहा, यानी कि रजिया सुल्तान ने फिर से रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा की और इन्होंने इसके लिए अपने सेनापति, जिसका नाम था मलिक कुतुबुद्दीन हसन, इसको रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय यहाँ का शासक बाघ भट्ट हुआ करता था और बाघ भट्ट ने इस कुतुबुद्दीन हसन के आक्रमण को विफल कर दिया, यानी कि ये हसन रणथंबोर पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। 1248 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद ने अपने वजीर बलबन को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। उस समय भी रणथंबोर का शासक बाघ भट्ट हुआ करता था। जब रजिया सुल्तान अपने सेनापति के माध्यम से रणथंबोर पर कब्जा करने में, अधिकार करने में नाकामयाब रही, इसके पश्चात 1248 ईस्वी में गुलाम वंश का अगला शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद और इस नासिरुद्दीन महमूद ने अपने वजीर बलबन को रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और जब 1248 ईस्वी में बलबन रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए आया, उस समय भी दिल्ली का रणथंबोर का शासक बाघ भट्ट हुआ करता था और बाघ भट्ट को बलबन नहीं हरा सका और वापस दिल्ली लौट गए। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि बाघ भट्ट ने इस आक्रमण को भी विफल कर दिया। बाघ भट्ट ने दो दिल्ली के सुल्तानों के आक्रमण का सामना किया, एक रजिया सुल्तान के आक्रमण का और दूसरा बलबन के आक्रमण का, लेकिन दोनों ही शासक बाघ भट्ट को पराजित नहीं कर पाए, रणथंबोर पर अधिकार नहीं कर पाए और फिर बलबन वापस दिल्ली लौट जाता है। रणथंबोर का प्रसिद्ध शासक हमीर देव चौहान था और हमीर देव चौहान का साम्राज्य रणथंबोर पर 1282 ईस्वी से लेकर के 1301 ईस्वी तक माना जाता है। यही सबसे प्रतापी शासक हुआ था। हमीर देव चौहान 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी। इसके पिता का नाम जेतर सिंह था या जिनको जय सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है और इनकी माता थी हीरा देवी। आज भी जेतर सिंह की छतरी रणथंबोर दुर्ग में देखी जा सकती है, जो हमीर देव ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में स्थापित की थी। हमीर का राज्याभिषेक 1282 ईस्वी में इसी रणथंबोर दुर्ग में हुआ था, यानी कि 1282 ईस्वी में रणथंबोर में हमीर का साम्राज्य स्थापित होता है। हमीर हट के लिए प्रसिद्ध था। हमीर के लिए एक उक्ति भी प्रसिद्ध है जो हमीर हट को परिभाषित करती है, कि जिसके लिए कहा जाता है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी कि तिरिया तेल यानी कि तेल जो जैसे शादीशुदा जो हिंदुओं में शादी के समय जो तेल चढ़ाया जाता है लड़के के लिए या लड़की के लिए, वो एक ही बार चढ़ता है, दूसरी बार कभी तेल नहीं चढ़ता, ऐसा कहा जाता है। तो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी हमीर एक बार हट पर आ गया तो उसको कोई बदलना संभव नहीं है। और 1290 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर किले का प्रवेश द्वार कहलाने वाले झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि रणथंबोर किले का प्रवेश द्वार या रणथंबोर किले की कुंजी किसे कहा जाता है। तो रणथंबोर किले की कुंजी या प्रवेश द्वार झाइन दुर्ग को कहा जाता है। 1290 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, इन्होंने रणथंबोर किले के प्रवेश द्वार कहलाने वाले झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हमीर देव का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया, जो 1290 ईस्वी में रणथंबोर की हमीर देव की सेना
और जलालुद्दीन खिलजी की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। उसमें हमीर का सेनापति हुआ करता था गुरुदास सैनी। ये इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। जलालुद्दीन ने 2 साल तक रणथंबोर पर घेरा डाले रहा, किंतु रणथंबोर को जीत नहीं पाया। जब 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जाइन दुर्ग पर कब्जा कर लिया तो वह इससे थोड़ा आगे बढ़ा और इसने रणथंबोर दुर्ग को भी चारों तरफ से घेर लिया। लगातार 2 साल तक 1290 ईस्वी से लेकर के 1292 ईस्वी तक लगातार 2 साल तक रणथंबोर को उसने घेरे रखा, लेकिन रणथंबोर को जीत नहीं पाया। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने यह कहते हुए घेरा हटा लिया कि मुसलमान की दाढ़ी का एक बाल ऐसे 1000 किलो से भी बड़ा है। यह तथ्य भी याद रखिएगा। ये तथ्य जलालुद्दीन खिलजी का है। 1292 ईस्वी में उसने ये बात कही थी रणथंबोर दुर्ग के बारे में। रणथंबोर दुर्ग पर चूंकि वो कब्जा नहीं कर सका था, इसलिए उसने घेरा उठाते हुए ये बात कही कि ऐसा किला, ये जो रणथंबोर का किला, उसके बारे में कहा कि यह किला मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल भी ऐसे किलो से 1000 किलो से ज्यादा बड़ा है। ऐसा कहते हुए उसने आखिरकार घेरा हटा लिया था, यानी कि रणथंबोर को वो नहीं जीत पाया था। हमीर देव ने दिग्विजय की नीति के तहत मांडलगढ़, जैसे भीलवाड़ा जिले में स्थित मांडलगढ़ के शासक अर्जुन व दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित किया था। हमीर देव ने इसके पश्चात दिग्विजय की नीति अपनाई और अपने आस पड़ोस के साम्राज्यों को युद्ध के माध्यम से पराजित करके उनको अपने साम्राज्य में मिलाना प्रारंभ किया। सबसे पहली जीत उसकी मांडलगढ़ पर हुई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है और उस समय मांडलगढ़ का शासक हुआ करता था अर्जुन, और दक्षिण के परमार शासक भोज को भी इसने पराजित किया था। यानी कि मध्य प्रदेश में जो परमार शासक था भोज, उसको भी उसने पराजित करके अब उसका साम्राज्य भी अपने साम्राज्य में मिलाया था। हमीर ने हाथी एवं धन प्राप्ति हेतु मालवा पर भी बार बार आक्रमण किए थे। हमीर हाथी और धन प्राप्त करना चाहता था और इसकी बहुतायत मालवा में थी, इसीलिए उसने मालवा पर भी कई बार आक्रमण किए थे। हमीर के राज्य में शाकंभरी यानी कि सांबर, शिवपुरी यानी कि ग्वालियर और बलवन यानी कि कोटा शामिल थे। इसका मतलब हमीर ने अपनी दिग्विजय नीति के कारण से अपने साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार किया और विस्तार करते हुए उसने शाकंभरी को, जिसे आज हम सांबर कहते हैं, वहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर भी है। इसके अलावा शिवपुरी, जिसे आज हम ग्वालियर कहते हैं, और बलवन, जिसे आज हम कोटा कहते हैं, इस पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपने अधिकार में लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। हमीर ने अष्टकोटि यानी कि कोटियजन यज्ञ या 8 करोड़ यज्ञ किया और इस यज्ञ का पंडित विश्वरूप था। अपने साम्राज्य विस्तार के कारण से और अपने साम्राज्य की छवि को स्थापित करने के लिए, अपने आप को एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में स्थापित करने के लिए हमीर ने अष्टकोटि यज्ञ किया। अष्टकोटि 8 करोड़ यज्ञ को कहा जाता है और इस यज्ञ का जो पंडित था, प्रधान पुरोहित जो था, वो विश्वरूप था। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पर आक्रमण निम्न कारणों से किया था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो हमीर को पराजित करना चाहता था, रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था और इस आक्रमण करने के कुछ कारण थे। पहला कारण था अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी खुद भी साम्राज्यवादी था और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और उसके आस पड़ोस में दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले राजस्थान का इलाका आता था। राजस्थान की कई ऐसी रियासतें थी जो उसके मार्ग में बाधा थी। वो गुजरात, मालवा, इनके ऊपर भी अधिकार करना चाहता था, इसलिए राजस्थान पर भी अधिकार करना जरूरी था। तो अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण से अलाउद्दीन ने आखिरकार रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी को कर देने से इनकार कर दिया था। दूसरा कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी जो कर वसूलता था, जजिया कर आदि, वो सब कुछ देने से हमीर ने मना कर दिया, यानी हमीर ने उसके दृढ़ता स्वीकार नहीं की थी। और तीसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना चाहता था। जलालुद्दीन खिलजी 2 साल तक घेरा डाले रखा रणथंबोर दुर्ग का, लेकिन वो उस रणथंबोर को जीत नहीं पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने यह माना कि रणथंबोर में जलालुद्दीन की पराजय हुई है और इसलिए इस पराजय का बदला अलाउद्दीन खिलजी लेना चाहता था। और एक कारण और था, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही
मुहम्मद शाह को शरण दे रखी थी और उसको लौटाने से इनकार कर दिया था। इसी कारण से कहावत भी बनी थी, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बाहर। जब अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही नेता था, मंगोल विद्रोही, जिसका नाम था मुहम्मद शाह, वो अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह करके रणथंबोर चला आया था। रणथंबोर के किले में हमीर ने उसको शरण दी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मुहम्मद शाह को मांगा तब हमीर ने स्पष्ट रूप से उसको मना कर दिया, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को देने से इनकार कर दिया। और अलाउद्दीन खिलजी मुहम्मद शाह को मारना चाहता था, इस कारण से भी वो इस रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ था। 1298-99 ईस्वी में हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल नेता मुहम्मद शाह को अपने यहाँ पर शरण दी थी। 1298-99 ईस्वी में मुहम्मद शाह नामक व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी से विद्रोह करके हमीर के पास आ गया था। हालांकि इसका एक कारण जो हमें देखने को मिलता है विभिन्न इतिहासकारों के माध्यम से, वो कुछ अलग था। क्यों वो भाग कर आया था, ऐसा कहा जाता है मुहम्मद शाह ने गुजरात अभियान से लौट रही अलाउद्दीन की सेना से लूट का माल छीन लिया था, ऐसा कहा जाता है। अलग अलग इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि जब गुजरात अभियान से अलाउद्दीन की सेना लौट रही थी तो मुहम्मद शाह ने इस सेना के ऊपर आक्रमण किया और इसके पास जितना भी लूट का सामान था वो सारा का सारा सामान इसने लूट लिया था, सारा का सारा माल इसने लूट लिया था। और एक और इसका कारण हमें अन्य पुस्तकों में भी मिलता, वो ये था कि चंद्रशेखर के हमीर हट के अनुसार अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिमना बेगम, जिसका नाम था, मुहम्मद शाह से प्रेम करती थी और अलाउद्दीन मुहम्मद शाह को इसलिए दंड देना चाहता था। चंद्रशेखर अपनी पुस्तक, अपने ग्रंथ हमीर हट में ये लिखता है कि जो मुहम्मद शाह था वो और अलाउद्दीन खिलजी की एक रानी थी, एक बेगम थी जिसका नाम था मराठा बेगम, यानी कि महाराष्ट्र की थी, जिसका नाम चिमना बेगम था। इनके बीच में प्रेम संबंध थे, मुहम्मद शाह और चिमना बेगम के बीच में। और ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गई। जब ये बात पता चली तब मुहम्मद शाह दिल्ली में विद्रोह करके भाग आया और भागकर इसने यहाँ पर हमीर के पास शरण ली थी। मुख्य कारण तो यही था। और इस मुहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करके दंडित करना चाहता था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने उल्लुगु खां और नुसरत खां को सेना लेकर भेजा, जिसने झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। यानी कि जब भी रणथंबोर पर अधिकार करने की बात आएगी तो सबसे पहले झाइन दुर्ग पर अधिकार करना होगा, जो रणथंबोर के किले के प्रवेश द्वार से पहले स्थित है। और इस झाइन दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात रणथंबोर का घेरा डाला जाता है। विशेष तथ्य याद रखिएगा, झाइन दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इस दुर्ग को चाइन और छान भी कहते हैं, ये दुर्ग का नाम है। जो झाइन दुर्ग है इसको एक तो रणथंबोर दुर्ग की कुंजी या रणथंबोर दुर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा इस दुर्ग को और भी नामों से जाना जाता है, चाइन भी कहा जाता है और छान भी कहा जाता है। ये नाम झाइन दुर्ग के ही नाम है। हमीर के मुनिव्रत के कारण अपने सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में झाइन अभियान भेजा, जिसमें भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। जब अलाउद्दीन की सेना उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में झाइन दुर्ग पर अधिकार कर चुकी थी, उसके पश्चात हमीर ने अपने सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में झाइन पर एक आक्रमण करने के लिए या झाइन को प्राप्त करने के लिए या झाइन में लड़ने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना से अपने दोनों सेनापतियों को भेजा था। और इस युद्ध में भीम सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, यानी कि युद्ध में भीम सिंह मारा गया, लेकिन झाइन दुर्ग पर कब्जा नहीं किया जा सका। धर्म सिंह को सेनापति पद से हटाया गया और भोजदेव को सेनापति बनाया गया। पहले जो भीम सिंह और धर्म सिंह थे, भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात धर्म सिंह को सेनापति बनाया गया। धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना ने युद्ध लड़ा और फिर जब युद्ध के पश्चात झाइन दुर्ग पर रणथंबोर की सेना अधिकार नहीं कर पाई, तब हमीर ने धर्म सिंह को सेनापति पद से हटा दिया और हमीर ने फिर भोजदेव नामक व्यक्ति को अगला सेनापति नियुक्त किया था। हमीर ने अपने दरबारी राधादेव के कहने पर धर्म सिंह को वापस सेनापति बनाया। पहले भोजदेव को बना दिया, फिर भोजदेव को हटाकर वापस धर्म सिंह को हमीर ने अपना सेनापति नियुक्त किया। और इसका कारण यह था कि उसका एक दरबारी
था जिसका नाम था राधा देव। इसके कहने पर वापस धर्म सिंह को सेनापति नियुक्त किया गया। हमीर के विरुद्ध नुसरत खां के मारे जाने पर अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में स्वयं घेरा डाला। पहले तो इसके दो सेनापति थे, उल्गू खां और नुसरत खां। इन्होंने रणथंभौर पर घेरा डाल रखा था और जब नुसरत खां युद्ध में मारा गया तब अलाउद्दीन खुद 1301 ईस्वी में रणथंभौर आया और इसने रणथंभौर का घेरा डाल दिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रणमल व दुर्ग रक्षक रत्तीपाल को दुर्ग सौंपने का लालच दिया और अपनी ओर मिला लिया। याद रखिएगा, हमें राजस्थान के इतिहास में से कई एग्जाम्पल मिलते हैं जब कुछ गद्दारों के कारण से उन्होंने दुश्मनों से हाथ मिलाया और अपने कई साम्राज्य, अपनी कई रियासतें दुश्मनों के हाथ में चली गई। जालोर का इतिहास हमने पढ़ा, वहां पर भी यही हुआ था और रणथंभौर के बारे में भी यही देखने को मिलता है। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रणमल को जब धर्म सिंह के पश्चात रणमल इसका सेनापति बना था 1301 ईस्वी में, और उसका जो रणथंभौर का दुर्ग था, इसका दुर्गपाल हुआ था रत्तीपाल। इन दोनों व्यक्तियों को कुछ लालच देकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया। इन्होंने पेयजल में गोरक्त और हड्डियों का चूरा मिला दिया। जो इस रणथंभौर दुर्ग में पीने के पानी का जो साधन था, उस पेयजल में इन दोनों व्यक्तियों ने, यानी कि रणमल और रत्तीपाल ने, गोरक्त और हड्डियों का चूरा मिला दिया। क्योंकि गाय को हिंदू काफ़ी श्रद्धा से मानते हैं, उनको गौ माता कहते हैं, इसलिए गोरक्त मिल जाने के कारण से, हड्डियों का चूरा मिल जाने के कारण से पीने का साधन उनके पास समाप्त हो गया। 1301 ईस्वी में रणथंभौर में हमीर देव मारा गया और उसकी पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल दे ने राजस्थान का पहला जल जोहर किया। ये तथ्य याद रखिएगा। 1301 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, जब पेयजल में गोरक्त और हड्डियां मिला दी गई, उसके पश्चात उनके पास पीने का कोई जरिया नहीं रहा, गेट खोल दिए गए और राजपूत सेना अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़ी और 1301 ईस्वी में होते इस युद्ध में गेट के पास ही रणथंभौर युद्ध करते हुए मारा गया। और उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी और उसकी जो पुत्री थी देवल दे, इसने राजस्थान का पहला जल जोहर किया। याद रखिएगा, राजस्थान में एकमात्र जल जोहर का उदाहरण हमें रणथंभौर दुर्ग में मिलता है। हमीर की पत्नी रंगदेवी ने रणथंभौर स्थित पदमला तालाब में कूदकर जल जोहर किया था। यानी कि एक तालाब था जिसका नाम पदमला तालाब था, उसमें आखिरकार रंग देवी जो इसकी पत्नी थी और इसकी पुत्री जिसका नाम देवल दे था, इसको पदमला भी कहा जाता था, इसकी पुत्री को पद्मा भी कहा जाता था। इन दोनों ने आखिरकार कुछ महिलाओं के साथ इस तालाब में कूदकर जल जोहर किया था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसका दरबारी अमीर खुसरो भी था। अलाउद्दीन खिलजी जब इस युद्ध में आया था तो इस युद्ध का आंखों देखा हाल और इसका वर्णन अमीर खुसरो ने किया, जो इस युद्ध के समय इसके साथ मौजूद था। एक और तथ्य हमें विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकों से मिलता है कि यहाँ पर रंग देवी ने तो अग्नि जोहर किया था और उसकी पुत्री देवल दे या पदमला ने पदमला तालाब में कूदकर जल जोहर किया था। अलग अलग तथ्य मिलते हैं, लेकिन ऐसा ही कहा जाता है कि पत्नी रंगदेवी ने और उसकी पुत्री देवल दे ने राजस्थान का पहला जल जोहर किया। यहाँ पर पदमला तालाब स्थित था और पदमला तालाब में कूदकर इन्होंने जल जोहर किया था। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। इसको मध्यकाल में संगीत परंपरा का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो भारत में उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पटियाली में हुआ था। इसको तत्कालीन समय के मध्यकाल में संगीत परंपरा का जनक माना जाता है। इसने कई नई चीजों का आविष्कार किया था। पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में कव्वाली का आरंभ अमीर खुसरो ने ही किया था। इसे सर्वश्रेष्ठ फारसी कवि माना जाता है। कव्वाली जिसे आज हम देखते हैं, और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उनमें जो कव्वाली का कार्यक्रम होता है वो पूरे साल चलता रहता है। ये जो कव्वाली परंपरा है, इस कव्वाली परंपरा को भारत में आरंभ करने का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है और ये फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। अमीर खुसरो स्वयं को हिंदुस्तानी तुर्क
कहलाना पसंद करता था। ये अमीर खुसरो अपने आप के लिए ये शब्द इस्तेमाल करता है हिंदुस्तानी तुर्क, और वो ये चाहता था कि बाकी लोग भी उसको हिंदुस्तानी तुर्क कहे। इसे सबक ए हिंद अर्थात हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। सबक ए हिंद ये एक शैली है जो हिंदुस्तानी शैली के नाम से भी जाना जाते हैं। इसका जन्मदाता भी अमीर खुसरो को माना जाता है। भारत का तोता तूतिए हिंद अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। भारत का तोता यानी कि इसकी उपाधि थी तूतिए हिंद, जिसका अब अर्थ होता है भारत का तोता। ये अमीर खुसरो के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। कितनी भाषाएं इसके सामने हैं, कितनी भाषाओं का एक कवि था, कई परंपराओं का ये जनक माना जाता है। इसमें खड़ी बोली का जनक भी और हिंदी का प्रथम कवि भी इसको माना जाता है। अमीर खुसरो को तबला, सितार, तिलक, सरपदा का आविष्कारक माना जाता है। ये सारे के सारे संगीत के यंत्र है, बजाने के यंत्र है, वाद्य यंत्र है। तबला, सितार, तिलक, सरपदा, इस सब का आविष्कारक अगर कोई है तो वो अमीर खुसरो है। तो अमीर खुसरो जो उस समय इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था, उसका दरबारी था, इसने आखिरकार इन चीज़ों का आविष्कार किया था। 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन का रणथंभौर पर अधिकार हो जाता है, यानी कि रणथंभौर दुर्ग को जीतने में अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन ने आखिरकार रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीर अपने जीवन के 17 युद्धों में 16 का विजेता था, यानी कि उसने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे। इनमें 16 युद्धों में वो जीता और सिर्फ एक युद्ध में पराजित हुआ, जो इसका अंतिम युद्ध भी था 1301 ईस्वी का, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ा था। और इसमें वो न केवल पराजित हुआ बल्कि वीरगति को भी प्राप्त हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय अमीर खुसरो भी इसके साथ था। हमीर पर लिखित कुछ पुस्तकें, हमीर जो रणथंभौर का शासक था, इस पर हमें कई पुस्तकें देखने को मिलती है, कई चीज़ों में इसका वर्णन मिलता है। एक नयनचंद्र सूर्य ने लिखी थी हमीर महाकाव्य, एक जोधराज और सारंगधर के द्वारा लिखी गई है हमीर रासो। ये दो व्यक्ति है, जोधराज और सारंगधर, इन दोनों ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हमीर रासो। जयसिंह सूरी ने लिखी थी हमीर मदमर्दन, चंद्रशेखर ने लिखी हमीर हट, राजरूप ने लिखी हमीर राछाड़ा और विजय शाह ने लिखी हमीर देव चौसाई या हमीर देव चौपाई। ये सब हमीर पर लिखी गई पुस्तकें हमें हमीर के बारे में और 1301 के इस अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के बारे में, और इसके अलावा 1290 से 1292 तक जो जलालुद्दीन खिलजी का घेरा था उसके बारे में, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारी जानकारी हमें इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो ये है रणथंभौर का चौहान वंश। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने की, और लगभग 107 साल तक राज करने के उपरांत रणथंभौर के चौहान वंश की सत्ता हमीरदेव के साथ समाप्त हो जाती है। इस वंश का यही समापन हो जाता है। तो ये है रणथंभौर का चौहान वंश। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई किंतु हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।